नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रियंका आपको इस वीडियो में एक बात करने वाली हूँ डायबिटीज़ के बारे में। जनरली जब डायबिटीज़ डायग्नोज होती है तो हमें बताया जाता है कि ये हमारे शुगर लेवल्स हैं और ये हमें शुगर लेवल अचीव करने हैं, फास्टिंग इतना है, पोस्ट प्रांडियल इतना है और हमें दवाइयों की लिस्ट दी जाती है और कुछ एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं। तो क्या डायबिटीज़ वहीं तक है? जी नहीं। डायबिटीज़ की जो कहानी है वो यहाँ पे शुरू होती है। जी हाँ, हम चाहे डायबिटीज़ को कैसे भी मैनेज करें, चाहे हम मेडिसिन से करें, चाहे सिर्फ एक्सरसाइज से रेगुलेट करें अपनी शुगर को, चाहे हम और तरह की होलिस्टिक चीज़ें जैसे कि योगा और इन चीज़ों को अप्लाई करें, लेकिन जो डायबिटीज़ है वो एक ऐसी बीमारी है जो आपके हर सिस्टम पर असर डालती है। इसलिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डायबिटीज़ की और सिस्टम पे होने वाले, ऑल ऑर्गन्स पे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस है वो क्या हैं और किस तरह से थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ अपने जो रेगुलर टेस्ट और कौन से टेस्ट और मॉनिटरिंग के साथ आप उन कॉम्प्लिकेशन से काफ़ी हद तक बच सकते हैं और साथ ही आप अगर वो हो जाए तो उनकी जो डिग्री है यानी कि कितना खतरनाक कोई कॉम्प्लिकेशन है उसे हम कम कर सकते हैं। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 4 मेजर कॉम्प्लिकेशंस की। आइए, पहला मेजर कॉम्प्लिकेशन जो है, जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी कि डायबिटीज़ का आपकी नर्व्स या नसों पे होने वाला सीधा-सीधा असर। सबसे कॉमन ये इसलिए है कि अक्सर देखा जाता है कि जब 10-15 साल लगभग हो जाते हैं डायबिटीज़ के, तो अक्सर पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि पैरों में सूनापन है, पैरों में सूजन सी है, स्वेलिंग लगती है या मुझे पता नहीं चलता है कि पैरों में गरम-ठंडा पता नहीं चल रहा है, हाथों में झंझनाहट सी हो रही है। वो सब इसलिए होता है कि डायबिटीज़ का असर हमारी नर्व्स पे होने लगता है। जो सेंसरी सिस्टम होता है यानी कि जो नर्व्स हमें इसमें मदद करती हैं कि टच कहाँ है, फ़ील कैसा है या टेम्परेचर कैसा है, तो उन चीज़ों पे जब असर आने लगता है तो उसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। अब इसके ही साथ में बहुत जुड़ा हुआ होता है डायबिटिक फुट। ये काफ़ी कॉमन है। इसके जो सिम्पटम्स है वो ये ही होते हैं कि आपको पैरों में सूनापन लगता है, पैरों में सूजन आती है और जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं या कॉमन जो इफ़ेक्ट देखे जाते हैं वो ये देखे जाते हैं कि पैरों में कैलस बनने लगता है, जैसे कि स्किन जो है किसी-किसी जगह पे मोटी और रफ़ होने लगती है और आसानी से अगर कोई घाव हो जाता है तो वो आसानी से ठीक नहीं होता है। और दूसरी एक समस्या देखी जाती है वो होती है इनग्रोइंग टोनेल, यानी कि आपने नाखून को काटा और वो कुछ इस तरीके से कटा कि वो अंदर की तरफ बढ़ने लगा और एक सर्जिकल समस्या पैदा हो जाती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। सारी कॉम्प्लिकेशंस को आपको जो कंट्रोल करने का तरीका है, सबसे पहला तो एक है कि आपको अपना शुगर लेवल हमेशा स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखना है। जो शुगर लेवल के टारगेट्स आपको डॉक्टर ने बताए हैं फास्टिंग के और पोस्ट प्रेंडियल यानी कि खाने के बाद के, आपको उनको अचीव करके रखना है, उनको मेंटेन करके रखना है। दूसरी बात, अपने पैरों का आपको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखेंगे? रोज आपको दिन में कम से कम एक बार अपने पैरों का इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन मतलब कि आगे से पीछे से, खासकर पैरों का तलवा यानी कि जो सोल है उसे देखेंगे, कहीं कोई कट, कोई घाव, कोई मोटा कैलस तो नहीं। अगर कैलस है तो आधा घंटा पैरों को पानी में 10 मिनट मान लीजिए, आधा घंटा तो उतना टाइम नहीं होता, 10 मिनट तक आप पैरों को पानी में गीला करके, जैसे कि स्नान करते समय गीले हो जाते हैं, वो करने के बाद एक बहुत ही सॉफ्ट, बहुत हार्ड नहीं, सॉफ्ट टाइप का प्यूमिस स्टोन लीजिए, यानी कि जिससे हम मैल उतारते हैं, उससे हल्के हल्के से पैरों के तलवे को रगड़िए। उससे जो डेड स्किन है वो निकल जाएगी और उसके बाद कोई इमोलिएंट यानी कि क्रीम या लोशन या वैसलीन आप लगा लीजिए। दूसरी बात आती है डायबिटिक शूज़। इंडिया में उतने कॉमन नहीं है क्योंकि जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसको उतना इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर मिला नहीं, इसलिए बहुत कॉमन नहीं है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में डायबिटिक फुट लगभग हर डायबिटिक आदमी पहन रहा है। ये कुछ इस तरह के डायबिटिक शूज़, ये कुछ इस तरह के शूज़ होते हैं जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन ऐसे होते हैं कि आपके पैर को मैक्सिमम कंफर्ट मिलता है। उसका रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं जो कि है डायबिटिक सॉक्स। ये सॉक्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। ये सॉक्स आपके जो पैरों के वेसल्स हैं यानी कि आर्टरीज हैं और वेन्स हैं, उनका कंप्रेशन इस तरह से करते हैं कि पैरों में ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से रहता है। ब्लड फ्लो अच्छे से होने के कारण कहीं खून रुकता नहीं है, इसलिए पैरों में घाव होने का, कैलस होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। तो ये आपको करना है। और एक और चीज़ जो आपको करनी है वो है कि रोज़ आपको पैरों को 2 बार कम से कम धोना है और अच्छे से सुखाना है, ताकि जो डस्ट है या कोई फॉरेन पार्टिकल है वो निकल जाए। और लास्ट में आपको पैरों के लिए ये करना है कि अगर छोटा-मोटा भी घाव हो जाए तो उसको जल्दी से जल्दी ट्रीट करना है, ताकि वो डायबिटिक अल्सर यानी कि फोड़े का रूप नहीं ले ले। तो ये तो हुई बात डायबिटिक न्यूरोपैथी की। आपके डॉक्टर हमेशा डायबिटिक न्यूरोपैथी होने के बाद आपको न्यूरोबायोन और इस तरह के विटामिन B12 आपको ज़्यादातर प्रिस्क्राइब करेंगे, वो नियम से लीजिए, क्योंकि जब न्यूरोपैथी हो जाती है तो उसका लेना आपको ज़रूरी हो जाता है। अब दूसरी कॉम्प्लिकेशन आती है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी यानी कि डायबिटीज़ का किडनी पर असर। अब ये क्या होता है?
जब शुगर लेवल हमारे कंट्रोल में भी होते हैं तो साइलेंटली क्या होता है कि जो ब्लड शुगर होता है वो शरीर के हर सेल में डिपॉजिट होता है, वैसे ही वो किडनी के सेल्स में भी डिपॉजिट होने लग जाता है। और उससे क्या होता है कि जो किडनी के सेल्स हैं यानी कि नेफ्रॉन है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, यूरिन का फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं कर पाते हैं, और हमारे बॉडी में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो बढ़ने लगते हैं। पहला सिम्टम इसका होता है प्रोटीन यूरिया या एल्बुमिन यूरिया, यानी कि आपके शरीर से जो एल्बुमिन है, प्रोटीन है, वो यूरिन में लीक होने लगता है, यूरिन में आने लगता है। इसको आप कैसे देखेंगे? आप ऐसे पकड़ सकते हैं कि अगर आप डायबिटिक हैं और आपको अपने पेशाब में बहुत झाग झाग सी लगती है, या बिना कारण के आपका वजन कम होने लगा है, स्पेशली लेग्स के अराउंड आप बहुत पतले होने लगे हैं, या स्किन बहुत शाइनी होने लगी है, तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से बॉडी में से प्रोटीन लीक हो रहा है। इसके लिए हम कैसे मॉनिटरिंग करेंगे? जब भी आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, चाहे आप 6 महीने में करवाते हैं या 3 महीने में करवाते हैं लैब में जाके, तो आपको अपनी ब्लड शुगर और HbA1c वगैरह जब आप चेक करेंगे, तो उसके साथ आपको अपना यूरिन एग्जामिनेशन हर बार करवाना है। यूरिन एग्जामिनेशन कराएंगे कंप्लीट एंड माइक्रोस्कोपिक। उस माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आपको ये पता लग जाएगा कि यूरिन लीक तो नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हो रहा है तो आपको ज़रूर से अपने डॉक्टर को ये बात बतानी चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पे एक नेफ्रोलॉजिस्ट यानी कि जो किडनी के स्पेशलिस्ट होते हैं, हम उन्हें दिखाएंगे। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जो आप अपने डॉक्टर से कह सकते हैं कि आपको रेकमेंड करें। वो टेस्ट होता है स्पॉट यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो। मतलब इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपके यूरिन में एल्बुमिन और क्रिएटिनिन कितने एक्सक्रीट हो रहे हैं। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी किडनी की हेल्थ कैसी है। कई बार पहले एक तरह का टेस्ट सुना जाता था जिसे हम कहते थे कि 24 आवर यूरिन प्रोटीन। ये बड़ा कम्बरसम हो जाता है कि आप 24 घंटे का अपना पेशाब कलेक्ट करते हैं फिर उसको एग्जामिनेशन के लिए देते हैं, लेकिन उसकी बजाय ये नया टेस्ट है जिसे आप आसानी से करवा सकते हैं, स्पॉट यूरिन प्रोटीन या एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो। तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि जिन्हें भी डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाती है, उन्हें अपना बीपी बहुत कंट्रोल में रखना है। तो बीपी का जो आपके लिए टारगेट होगा वो 130/85 की रेंज में होगा। साधारण डायबिटिक के लिए 140/90 तक का बीपी चल जाएगा, लेकिन अगर आपको किडनी पर असर आया है तो 130/85 से ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में जो चौथी चीज़ है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है डाइट। वो इसलिए क्योंकि जब किडनीज हमारा फंक्शन कम कर देती है तो हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, कैल्शियम, ये चीज़ों की जो मात्रा होती है वो घटने बढ़ने लगती है, उनके जो लेवल्स होते हैं वो कंट्रोल में नहीं रहते। इसलिए डाइट आपको ज़रूर मेंटेन करनी है। अगर आपका डॉक्टर आपको अच्छे से प्रिस्क्राइब करता है तो ठीक है, लेकिन आप खुद भी जाके एक डाइटिशियन से एक डायबिटिक और किडनी डिसीज के पेशेंट के तौर पे आप स्पेशल डाइट प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लीजिए, ताकि आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का जो घटना बढ़ना है वो कंट्रोल में रहे। और ये आपको ब्लड प्रेशर अपना ज़रूर मेंटेन रखना है, क्योंकि अगर डायबिटीज़ के साथ अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहेगा तो किडनीज पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। दूसरी बात मैं आपको एक और बताऊंगी कि HbA1c जो हर 3 महीने में आप कराते हैं और आपको 3 महीने की शुगर का आपको बताता है, वो आपका टारगेट रहेगा 7%। जब 7% से HbA1c कम होता है तो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन के चांसेस सबसे कम होते हैं। तो अगर हम 7% से कम उसको रखेंगे तो हमारे को कम चांस है कि हमें किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन होगी, या कॉम्प्लिकेशन को और अग्रेसिव रूप आ सकता है। अब आता है तीसरी कॉम्प्लिकेशन। तीसरी कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक रेटाइनोपैथी, यानी कि डायबिटीज का हमारी रेटाइना या आंखों पे असर। इसका सबसे पहला सिम्टम आपको ये आएगा कि आपको धुंधला धुंधला दिखने लगेगा, या कहीं कहीं पे आपको फ्लोटर्स भी दिखने लग सकते हैं। ये सब आपको एज रिलेटेड भी हो सकते हैं, कैटरैक्ट के कारण, ग्लोकोमा के कारण भी हो सकता है। इसलिए बोला जाता है कि जब भी किसी इंसान को डायबिटीज पता चले, जैसे आज डायबिटीज पता चली, तो आपको जल्दी से जल्दी अपना आंखों का फंडस एग्जामिनेशन करवाना होता है। फंडस मतलब कि डॉक्टर आपकी आंख में दवाई डाल के उसको डायलेट करके आपकी रेटाइना को देखते हैं और देखते हैं कि उसमें कहीं ऐसे चेंजेस तो नहीं जो डायबिटीज के कारण आ रहे हैं। इसलिए आपको जरूर ध्यान रखना है, और हर साल में सालाना एक बार फंडस एग्जामिनेशन जरूर करना है। अगर नॉर्मल आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मल नहीं आ रहा है तो आपका जो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है यानी कि जो आंखों का डॉक्टर है, वो आपको बताएंगे कि आपको बार बार कब से कब आके आपको आपका फंडस एग्जामिनेशन करना है। ट्रीटमेंट के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना है। चाहे आप मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे एक्सरसाइज से कर रहे हैं, चाहे इंसुलिन से कर रहे हैं, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। तभी हम अपनी आंखों को, अपनी किडनीज को, अपने नर्वस सिस्टम को, अपने हार्ट को बचा पाएंगे और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से। तो ये तो हुई बात
रेटाइना की, इसमें हमें इतना ही करना है कि फंडस एग्जामिनेशन टाइम टू टाइम करवाना है और शुगर को कंट्रोल में रखना है। और अगर विजुअल एक्विटी यानी कि चश्मे की ज़रूरत है तो चश्मा लगाएंगे, कैटरैक्ट है तो उसका इलाज भी हम ज़रूर करेंगे। अब आती है लास्ट कॉम्प्लिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन कॉज ऑफ डेथ, जो कि है हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इस्कीमिया या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यानी कि डायबिटीज का हमारे दिल पे पड़ने वाला असर। डायबिटीज के साथ अमूमन ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल देखे जाते हैं। वो इसलिए कि ये तीनों की तुलना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी कि ओबेसिटी और लैक ऑफ एक्सरसाइज और जेनेटिक्स से आने वाले हैं, तो अमूमन ये साथ में होते हैं। अगर ये साथ में नहीं भी हो तो भी डायबिटीज अकेला भी आपको हार्ट डिजीज के खतरे के पास ले जाने के लिए काफ़ी है। ये जब डायबिटीज़ हो जाती है तो ब्लड के जो हमारे सेल्स होते हैं उनमें शुगर जमने लगती है और उसके कारण खून में थक्का जमने का यानी कि क्लॉट जमने का और वेसल्स यानी कि आर्टरीज के अंदर जो डैमेज होता है वो बढ़ने लगता है और कुछ इस तरीके से होने के कारण हमें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो इसके लिए भी आपको खास कुछ नहीं करना है। हाँ, आपको डायबिटीज़ पता चलने पे आपको अपना इकोकार्डियोग्राफी करवाना है और डॉक्टर की देख-रेख में आपको एक स्ट्रेस टेस्ट यानी कि ट्रेडमिल टेस्ट भी करवाना है। अगर ट्रेडमिल टेस्ट नॉर्मल आता है तो आप 2 साल तक नहीं कराएँगे तो चलेगा, और इको आप पहली बार कराएँगे और उसमें आपका रिस्क असेसमेंट हो जाएगा कि आपको अगली बार इको कब कराना है। तो ये बात हुई आपकी डायग्नोसिस की और मॉनिटरिंग की। और बीपी आपको हमेशा आपका कंट्रोल में रखना है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाई भी लेनी है। अगर एस्पिरिन नहीं ले रहे हैं तो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके आप एस्पिरिन भी स्टार्ट करवा सकते हैं। तो ये सब बातें हो गई कि हमें किस तरीके से अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है एक्सरसाइज के साथ, मेडिसिन के साथ, और उससे ये हो जाएगा कि हमारे जो कॉम्प्लिकेशंस उनका खतरा कम हो जाएगा। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि हार्ट अटैक का खतरा कम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपनी शुगर को, अपने बीपी को और अपने लिपिड्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल को चेक में रखेंगे और टाइम टू टाइम अपने सब तरह के चेकअप्स, चाहे वो ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी और ट्रेडमिल टेस्ट अगर डॉक्टर बोलता है तो आप करवाएंगे। इस वीडियो में हमने बात करी है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ की। इंडिया में डायबिटीज़ इतना बढ़ गया है कि इंडिया वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ बन गया है। सिर्फ ब्लड शुगर तक ना रुकें, अपने शरीर के बाकी सिस्टम्स को, सभी सिस्टम्स को आप डायबिटीज़ से बचाएं ताकि आपकी लॉन्गेविटी यानी कि एज एक्सपेक्टेंसी भी बढ़े और साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मेंटेन रहे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ ऐसी बातों के साथ जो डॉक्टर्स आपको शायद नहीं बता सकते टाइम के कंस्ट्रेंट के कारण, या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको थोड़ी सी हेल्प कर पाएगी आपको अपनी लाइफ को बेटर करने में। तब तक के लिए आप फिट रहिए और नमस्कार।